इंडिया दुनिया की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। 2025 में हमारा जीडीपी 4.27 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच गया है और ग्रोथ रेट भी 6.2% के आसपास है। लेकिन जब आम आदमी की बात आती है तो रियलिटी काफी अलग है। इंडिया की पर कैपिटा इनकम सिर्फ $2880 है, लगभग 2.4 लाख रुपीस पर एनम, जो न सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज बल्कि थाईलैंड और यूएई जैसे एशियन देशों से भी काफी कम। मतलब हम जीडीपी के नंबर्स में तो टॉप 5 में आ गए, लेकिन आम आदमी की जेब अभी भी खाली है। इसका रीजन सिर्फ पॉपुलेशन नहीं है बल्कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम और डेवलपमेंट मॉडल भी है। जब बाकी देशों ने पहले अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग किया, सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस रखी और फिर डेमोक्रेसी की तरफ मूव किया। इंडिया ने 1947 में ही आजादी मिलते ही डेमोक्रेसी चूज कर ली। यूनिवर्सल एडेंट फ्रेंचाइज, सबको वोट का राइट और एक इंक्लूसिव कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब एक साथ आ गए। जबकि इकोनॉमी और सोशल स्ट्रक्चर अभी भी वीक था। इसका रिजल्ट ये हुआ कि पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग फ्रेगमेंटेड हो गई और वोट बैंक पॉलिटिक्स ने लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स की जगह शॉर्ट टर्म पॉपुलिज्म को प्रायोरिटी दी। हर इलेक्शन में पॉलिटिशियंस ने लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए एक नई चीज इंट्रोड्यूस की, फ्रीबीज। आज के टाइम में फ्रीबीज यानी कि मुफ्त की चीजें जैसे फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वाटर, फ्री राशन, कैश ट्रांसफर्स, लैपटॉप, मोबाइल फोन्स और इवन फ्री बस राइड्स हर इलेक्शन का मेन एजेंडा बन चुका है। एग्जाम्पल के लिए राजस्थान ने 2025-26 के बजट में 150 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी अनाउंस की। दिल्ली की तरह कर्नाटक की गृह लक्ष्मी स्कीम हर महीने 2000 रुपए कैश ट्रांसफर करती है वुमेन हेड्स ऑफ फैमिलीज को, जिसकी वजह से फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है स्टेट्स का। तमिलनाडु ने फ्री लैपटॉप दिए, जिसके बहुत सारे स्टूडेंट्स ने तो वो लैपटॉप बेच दिए कैश के लिए। पंजाब, झारखंड और राजस्थान जैसे स्टेट्स अपने बजट्स मैनेज नहीं कर पा रहे और उनकी फाइनेंशियल हेल्थ खराब हो रही है। पंजाब का डेट टू जीएसडीपी रेशियो 53% तक पहुंच गया है, जो कंट्री में सबसे ज्यादा है। और यहाँ पर एक शॉकिंग फैक्ट है कि आरबीआई की रिपोर्ट के हिसाब से 2024-25 में स्टेट्स ने 4.2 लाख करोड़ रुपए सिर्फ सब्सिडीज और फ्री बीज पे खर्च कर दिए। अब सोचो, अगर यही पैसा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में लगता तो कितना बड़ा इम्पैक्ट होता। फॉर एग्जांपल, 1 किलोमीटर एक्सप्रेसवे बनाने का एवरेज कॉस्ट इंडिया में 40 करोड़ है, तो 4.2 लाख करोड़ रुपए में लगभग 10,500 किलोमीटर से भी ज्यादा एक्सप्रेसवेज बन सकते थे। ये डिस्टेंस दिल्ली से चेन्नई तक 7 बार जाने के बराबर है। या फिर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाने का एवरेज कॉस्ट 150 करोड़ है, तो इस बजट से 2800 से ज्यादा नए हॉस्पिटल्स खड़े किए जा सकते थे। या 40,000 से भी ज्यादा गवर्नमेंट स्कूल्स, जिसमें एक स्कूल का एवरेज कॉस्ट 10 करोड़ है। मतलब जितने पैसे सिर्फ सब्सिडीज और फ्रीबीज में खर्च किए गए, उतने में पूरे देश का विकास किया जा सकता था। इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर और एजुकेशन सिस्टम नेक्स्ट लेवल पर ले जाया जा सकता था। फ्रीबीज का ये पैसा अगर प्रोडक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगता तो इंडिया की ग्रोथ और सोशल डेवलपमेंट का स्केल ही कुछ और होता। फ्रीबीज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर एक डिपेंडेंसी माइंडसेट क्रिएट हो जाता है। जब लोगों को हर चीज मुफ्त में मिलने लगती है तो उनकी मोटिवेशंस कम हो जाती हैं कुछ भी एक्टिवली काम ढूंढने की या काम करने की। महाराष्ट्र में एंटाइटलमेंट प्रोग्राम की वजह से लेबर शॉर्टेज हो रही है क्योंकि लोग सरकारी स्कीम्स पर डिपेंडेंट हो गए हैं। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी है। पंजाब और हरियाणा में फ्री इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन डेंजरस लेवल तक पहुंच गया है। दिल्ली का सरप्लस 2022-23 से 2024-25 तक 35% गिर गया है, मेनली फ्रीबीज ड्रिवन स्पेंडिंग की वजह से। जुडिशरी भी अब अलर्ट हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में प्री इलेक्शन फ्रीबीज को क्रिटिसाइज किया, बोला कि फ्री राशन और कैश ट्रांसफर लोगों को काम करने से डिस्करेज करते हैं और एक क्लास ऑफ पैरासाइट्स क्रिएट करते हैं। एस सुब्रमण्यम बालाजी केस 2013 में कोर्ट ने बोला था कि फ्रीबीज लेजिस्लेटिव पॉलिसी का पार्ट है, लेकिन अब कोर्ट भी इस ट्रेंड से परेशान है। अब बात करते हैं देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, लॉ एंड ऑर्डर की। इंडिया में 2024 में सिर्फ महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में 7,000 से ज्यादा रेप केसेस रिपोर्ट हुए और कन्विक्शन रेट अभी भी सिर्फ 27% के आसपास है। रेप सिर्फ महिलाओं का होता है, मर्दों का रेप नहीं होता क्या? आपका प्रोविजन नहीं है। कोर्ट में 4 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग है, जजेस की कमी है और करप्शन भी एक मेजर इशू है। लेकिन इस बैकलॉग और स्लो जस्टिस डिलीवरी के पीछे एक मेजर रीजन है, जजेस की शॉर्टेज। और ये शॉर्टेज सिर्फ रिक्रूटमेंट की स्पीड की वजह से नहीं है, बल्कि हमारे जुडिशियल अपॉइंटमेंट सिस्टम की वजह से भी है, जिसे कोलेजियम सिस्टम कहते हैं। कोलेजियम सिस्टम एक यूनिक इंडियन मॉडल है जो किसी भी नॉर्मल गवर्नमेंट जॉब जैसा नहीं चलता। इसमें जजेस की अपॉइंटमेंट या ट्रांसफर डिसाइड करने का पावर सरकार के पास नहीं, बल्कि खुद जुडिशरी के पास है। सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जजेस मिल करके बनाते हैं। ये लोग डिसाइड करते हैं कि कौन अगला जज बनेगा, सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट में, या किस जज का ट्रांसफर होगा। प्रोसेस ये है कि कोलेजियम अपने रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट को भेजता है। गवर्नमेंट उन नाम्स पर ऑब्जेक्शन या क्लैरिफिकेशन मांग सकती है, लेकिन अगर कोलेजियम वही नाम दोबारा भेज दे तो गवर्नमेंट को उनको अपॉइंट करना ही पड़ता है। ये पूरा प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली नहीं लिखा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के 3 लैंडमार्क जजमेंट्स, जिसे 3 जजेस केसेस कहते हैं, उनके बेसिस पे इवॉल्व हुआ है। कोलेजियम सिस्टम की वजह से अपॉइंटमेंट्स कॉन्फिडेंशियल और क्लोज डोर प्रोसेस बन गई है, जिसे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की कमी है।
इसलिए अपॉइंटमेंट्स में डिले होता है और जजेस की शॉर्टेज और बैकलॉग्स और भी बढ़ते जा रहे हैं। इसी इशू को एड्रेस करने के लिए 2014 में नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन NJAC लाने की कोशिश हुई थी, जिसमें जुडिशरी के साथ एग्जीक्यूटिव और एमिनेंट पर्संस भी होते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में NJAC को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट कभी भी ऐसी इंस्टीट्यूशंस को मंजूरी नहीं देगा, भले ही ऐसी इंस्टीट्यूशंस आगे जाकर के देश को डेवलप करने में काफी योगदान दे। लेकिन अपनी पावर और वैल्यू के लिए सुप्रीम कोर्ट हमेशा ऐसी चीजों को नकारता रहेगा। जब तक अपॉइंटमेंट्स का प्रोसेस ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल और टाइम बाउंड नहीं होता, तब तक बैकलॉग्स और पेंडिंग केसेस का इशू सॉल्व नहीं हो सकता। अब अगर इंडिया को कंपेयर करें UAE जैसी कंट्रीज से, तो एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट दिखाई देता है। UAE में रेप रेट सिर्फ 0.5 पर 1 लाख पॉपुलेशन है। दुबई पुलिस की मेजर क्राइम स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से रेप केसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हैं। कुछ सालों में तो 0 भी रिपोर्ट हुए हैं। UAE में स्ट्रिंजेंट लॉ एनफोर्समेंट है, पेनल्टीज बहुत स्ट्रिक्ट हैं और फॉल्स एलिगेशंस पे भी जेल और फाइन हो सकता है। वहाँ के रेप लॉज इतने टफ हैं कि लोगों में लॉ और ऑर्डर का इतना डर है, और इस वजह से सेक्सुअल क्राइम्स का रेट भी दुनिया का लोएस्ट लेवल पर वहाँ मिलता है। लेकिन एक और एंगल भी है। UAE में रिपोर्टिंग भी कम होती है क्योंकि सोशल स्टिग्मा और फैमिली प्रेशर की वजह से कई केसेस छुपे रहते हैं, और ये बात इंडिया में भी देखने को मिलती है। फिर भी जब कंपेयर करें इंडिया जैसी कंट्री से, जहां रेप केसेस हर साल हजारों में रिपोर्ट होते हैं, कन्विक्शन रेट लो है और जस्टिस डिलीवरी स्लो है, वहाँ UAE जैसे कंट्री में स्ट्रिक्ट लॉज एनफोर्समेंट और स्पीडी ट्रायल्स की वजह से क्राइम रेट कंट्रोल में है। और एक और बहुत बड़ा इशू है इंडिया में, जब भी गवर्नमेंट कोई नया रूल या रिफॉर्म लाती है, चाहे वो सोसाइटी के लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए हो, लोग बिना सोचे समझे प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। हर रिफॉर्म के पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट्स होते हैं, लेकिन इंडिया में लोगों को पूरा एनालिसिस किए बिना ही सड़कों पर उतर आने की जैसे शौक सी चढ़ी है। जैसे 2020-21 के फार्म बिल्स जो एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स के लिए लाए गए थे, उनका मेन एम था फार्मर्स को मिडिलमैन से आजादी देना, डायरेक्ट मार्केट एक्सेस देना और कॉम्पिटिशंस बढ़ाना। लेकिन मैसिव प्रोटेस्ट हुए, हाईवेज ब्लॉक हो गए और गवर्नमेंट को बिल वापस लेना पड़ गया। इवन दो इकोनॉमिस्ट जैसे अशोक गुलाटी ने बोला था कि ये रिफॉर्म्स लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल होते। इसी तरह 2024 से 25 में गवर्नमेंट ने ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी एक नया लॉ इंट्रोड्यूस किया था, हिट एंड रन केसेस के लिए स्ट्रिक्टर पनिशमेंट और रोड सेफ्टी के लिए न्यू गाइडलाइंस। लेकिन इस पर भी ट्रक ड्राइवर्स और यूनियंस ने नेशन वाइड प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और गवर्नमेंट को कुछ प्रोविजंस डाइल्यूट करने पड़ गए। ये ट्रेंड हर सेक्टर में दिख रहा है। लेबर रिफॉर्म्स, एजुकेशन पॉलिसी या इवन एनवायरमेंटल रेगुलेशंस, कुछ भी नया आता है तो बिना समझे, बिना डिबेट के बस अपोज कर दिए जाते हैं। ये एक मेजर हर्डल है इंडिया की डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि हर पॉजिटिव चेंज को पॉलिटिकल या पॉपुलिस्ट एंगल से देख लिया जाता है। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट और लीडरशिप की, जो कभी कभी टफ डिसीजंस लेने के लिए जरूरी है। इंडिया की रीसेंट हिस्ट्री में आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन सबसे बड़ा एग्जांपल है। आर्टिकल 370 जो कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता है, उसको 2019 में रिवोक किया गया और जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट कर दिया गया। ये डिसीजन डिकेड से इम्पॉसिबल लगता था। हर गवर्नमेंट आती थी, डिबेट होती थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेता था क्योंकि हमेशा प्रोटेस्ट का डर रहता था। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट ने, चाहे जितनी भी अपोजिशन हो, चाहे जितना भी प्रोटेस्ट हो, ये हिस्टोरिक स्टेप ले लिया। आज कश्मीर में मेन स्ट्रीम लॉज लगते हैं और नेशनल इंटीग्रेशन का प्रोसेस आगे बढ़ रहा है। अगर गवर्नमेंट में विल पावर और क्लैरिटी ना होती तो ये कभी भी ना हो पाता। जब तक लीडरशिप में क्लैरिटी, विजन और करेज नहीं होता, तब तक कोई भी नेशन ट्रूली स्ट्रॉन्ग बन ही नहीं सकता। तो चाहे किसी को लीडर पर्सनली पसंद हो या ना हो, जब बात नेशनल इंटरेस्ट, टेररिज्म और देश की सिक्योरिटी की हो, तो डिसीजिव लीडरशिप की ही डिफरेंस क्रिएट करती है। और ये ही रीजन है कि आज इंडिया पाकिस्तान के टेररिज्म के सामने हेड ऑन खड़ा है और पूरी दुनिया उसकी तरफ देख रही है। अल्टीमेटली इंडिया की ग्रोथ स्टोरी तभी सस्टेनेबल होगी जब पॉलिटिकल पार्टीज लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट पे फोकस करें, शॉर्ट टर्म पॉपुलिज्म पे नहीं। वोटर्स को भी अवेयर होना होगा और पूछना होगा कि ये फ्रीबीज का पैसा आया कहां से। जब तक सिस्टमैटिक रिफॉर्म, जुडिशियल स्पीड और लॉ एनफोर्समेंट स्ट्रॉन्ग नहीं होती, तब तक आम आदमी तक डेवलपमेंट का असली फायदा नहीं पहुंच पाएगा। डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट को बैलेंस करना ही अब इंडिया की सबसे बड़ी नीड है, वरना हम जीडीपी के नंबर्स में तो आगे रहेंगे, लेकिन रियल प्रॉस्पेरिटी में पीछे ही रहेंगे। मेरे सारे फैक्ट्स के सोर्सेज मेरे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, आप सारे फैक्ट्स जाकर के वहां से वेरीफाई कर सकते हैं। तो अगली बार से जब भी पॉलिटिशियंस आपके दरवाजे पर आपका वोट मांगने आए, उनसे ये मत पूछिएगा कि फ्रीबीज में हमें क्या मिल रहा है, या अगर वो आपसे आपकी कास्ट, रिलीजन और फ्रीबीज के नाम पर वोट मांगने आए तो आप उनसे सीधा सवाल पूछिएगा कि आप हमारे विकास के लिए क्या करेंगे और हमारे देश के लिए क्या करेंगे। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको डिलीवर करी है, जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलता हूँ आपसे ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।